मजबूरी में व्यक्ति बदहवास हो जाता है और न जाने क्या क्या कर जाता है। राजकुमार जो कि पेशे से मजदूर था और मुंबई में ही मजदूरी का काम किया करता था, तभी उसको एक दिन कोठे जाने का मन करता है। ऐसे ही शाम को वो कोठे जाता है तो कोठे की मालकिन से कहता है कि मुझे लड़की दिखाओ। कोठे की मालकिन उससे कुछ पैसे लेती है और उसको एक कमरे की तरफ भेज देती है। अब राजकुमार जैसे ही कमरे का दरवाजा खोलता है और अंदर घुसता है तो वो देखता है कि एक लड़की जमीन पर बैठी हुई है और अपने सर को झुकाए हुए है। ये देखकर राजकुमार थोड़ा अचंभित होता है, फिर उससे पूछता है कि क्या बात है, तुम इतना मायूस क्यों बैठी हुई हो? मगर लड़की कोई जवाब नहीं देती। राजकुमार फिर से यही सवाल दोहराता है, कहता है क्या बात है, तुम इतनी मायूस क्यों बैठी हुई हो? मगर लड़की कोई जवाब नहीं देती। अब राजकुमार यही सोचता है, पता नहीं मुझे किस लड़की के पास भेज दिया है, ये तो कोई जवाब ही नहीं दे रही। फिर राजकुमार उससे कहता है, क्या तुमको यहाँ पर जबरन लाया गया है? वो लड़की अपना सर उठाती है, उसकी आंखों में आंसू भरे हुए हैं और वो फूट फूट कर रोने लगती है। तो राजकुमार उससे इस हरकत की जानकारी लेता है। तभी वो लड़की फूट फूट कर राजकुमार को सब कुछ सच सच बता देती है। अब राजकुमार जब ये दास्तान सुनता है तो उसको बेचारी पर बहुत ही ज़्यादा तरस आता है। तो फिर वो उस लड़की से कहता है कि देखो, ये जो कोटा है ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक कोटा है, मगर तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ जरूर करूँगा। ये सुनकर वो लड़की राजकुमार के पैर पकड़ लेती है और यही कहती है कि भैया, मैं ये सब काम नहीं किया करती हूँ, मुझे जबरन यहाँ पर लाया गया है और ये काम कराया जा रहा है। ये सुनकर राजकुमार उससे कहता है कि तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ जरूर करूँगा। ये कहकर राजकुमार वहाँ से चला जाता है। दोस्तों, ये कहानी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और बहुत ही ज़्यादा मार्मिक है, बहुत ही करुणामय कहानी है। मैं बस इतना ही चाहता हूँ कि आप लोग इस कहानी के अंत तक बने रहें। ये कहानी नेपाल के काठमांडू शहर की है, जहाँ पर एक लड़की नैन्सी रहा करती थी। नैन्सी जो कि बहुत ही ज़्यादा गरीब लड़की थी, उसके घर में उसके माता पिता थे जो कि शारीरिक रूप से असहाय थे, और उसी के घर में उसके दो भाई थे और एक छोटी बहन थी। नैन्सी बहुत ही ज़्यादा मेहनत करती थी, मगर इसके बावजूद वो अपने घर परिवार का पेट नहीं पाल पा रही थी। ये सोचकर नैन्सी बहुत ही ज़्यादा परेशान रहती थी कि मैं इतनी मेहनत करती हूँ, इसके बावजूद मैं अपने घर परिवार का पेट नहीं पाल पा रही हूँ। वो बहुत ही अच्छी लड़की थी और बहुत ही सुशील लड़की थी। एक दिन नैन्सी के घर में नैन्सी की मौसी सुजाता आती है। वो नैन्सी का हाल जानती थी, इसीलिए वो उसके घर में आती है। वो नैन्सी से कहती है कि देखो बेटा, मैं तुम्हारा हाल जानती हूँ, तुम बहुत ही ज़्यादा परेशान हो और तुम अपने घर बार को भी नहीं पाल पा रही हो, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए बम्बई में एक नौकरी का ऑफर लेके आई हूँ। नैन्सी जैसे ही ये सब सुनती है वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। वो यही कहती है कि मौसी, आपका बहुत बहुत आभार होगा अगर आप मुझे नौकरी पे लगा दें, क्योंकि मैं जानती हूँ कि बम्बई में मैं अच्छा खासा कमा लूँगी, जिससे मेरा परिवार अच्छे से चल सकेगा। मैं अपने दोनों भाइयों को बहुत पढ़ाना चाहती हूँ। मैं अपनी बहन को भी बहुत पढ़ाना चाहती हूँ। इनको बड़ा कर कर कोई ऑफिसर बनाना चाहती हूँ। ये सुनकर सुजाता बहुत ही ज़्यादा प्रभावित होती है। अब सुजाता जो कि नैन्सी की मौसी थी, कुछ दिनों बाद उसको बम्बई ले जाती है। बम्बई ले जाकर सुजाता नैन्सी को कमलजीत सिंह जी के यहाँ नौकरी पर लगा देती है। कमलजीत सिंह बम्बई के बहुत ही रसूखदार व्यक्ति थे। वो बम्बई के बहुत ही बड़े बिजनेसमैन थे। अब नैन्सी को कमलजीत सिंह जी के यहाँ नौकरी करते हुए पूरे 2 महीने हो चुके थे। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। नैन्सी अपने काम में मशगूल थी। नैन्सी अपने काम को बहुत ही अच्छी तरह से करती थी। ये देखकर कमलजीत सिंह और उनकी पत्नी बहुत ही ज़्यादा प्रभावित थे और वो नैन्सी से बहुत ही ज़्यादा खुश थे। उनके घर में एक नौकर काम किया करता था जिसका नाम अर्जुन था। वो भी कमलजीत सिंह का बहुत ही पुराना नौकर था। एक दिन कमलजीत सिंह और उनकी पत्नी को शादी के सिलसिले से बाहर जाना होता है। तो वो अर्जुन और नैन्सी दोनों को बुलाते हैं। कहते हैं कि देखो, हम लोग शादी के सिलसिले से बाहर जा रहे हैं और तुम लोग घर में अकेले होगे, इसलिए हम लोग यही चाहते हैं कि तुम लोग इस घर को बखूबी देखो और अच्छे से संभालो। अब दोनों लोग इस बात पे हामी भर देते हैं, कहते हैं ठीक है मैडम, आप लोग जाइए, आप लोग अच्छे से शादी निपटाइए, हम लोग बहुत ही अच्छे से इस घर को संभालेंगे। क्योंकि कमलजीत सिंह ये जानते थे कि दोनों काफ़ी दिनों से यहाँ पर काम कर रहे हैं, वो दोनों का नेचर जान चुके थे
इसलिए वो दोनों पर भरोसा करते हैं और अपना पूरा घर उनके भरोसे छोड़ जाते हैं। अब कमलजीत सिंह 3-4 दिन के लिए बाहर चले जाते हैं। सब कुछ ठीक चल रहा था। एक दिन रात को अर्जुन दारू पी लेता है। दारू बहुत ही बेकार चीज होती है। दारू में व्यक्ति को अपना होश तक नहीं रहता है और अर्जुन यही बहुत बड़ी गलती करता है कि वो एक रात को दारू पी लेता है। जैसे ही वो दारू पीता है तो शैतान उसके ऊपर हावी हो जाता है। वो नैन्सी को सोता हुआ देखता है। रात में तकरीबन 11 बज रहे थे। नैन्सी आराम से किचन के पास सो रही थी। तभी अर्जुन उसके पास पहुंचता है और उसको देखता है और उसके अंदर का शैतान जाग जाता है और वो नैन्सी के ऊपर धावा बोल देता है। जैसे ही नैन्सी कुछ समझ पाती उससे पहले ही वो नैन्सी के कपड़े फाड़ने लगता है। अब नैन्सी बहुत ज्यादा डर जाती है और डर के मारे उसको धक्का देती है और धक्का दे के बाहर की तरफ भाग जाती है। रात के तकरीबन 12 बज रहे थे। रोड में सन्नाटा था और नैन्सी भागती ही चली जा रही थी। मगर नैन्सी की किस्मत इतनी खराब थी कि भागते भागते उसे 2 गुंडे मिल जाते हैं और उसको वो लोग पकड़ लेते हैं। पकड़ने के बाद वो नैन्सी को एक सुनसान जगह ले जाते हैं जहां पर वो दोनों नैन्सी का बलात्कार करते हैं। बलात्कार करने के बाद एक गुंडा दूसरे गुंडे से कहता है कि इसको यहीं पर मार दो, पता नहीं आगे क्या हो, हम लोग फंस सकते हैं। मगर दूसरा गुंडा उससे कहता है कि पागल हो गए हो क्या, अगर हम लोग इसको बेच देंगे तो हम लोगों को अच्छे खासे पैसे मिल जाएंगे। अब वो लोग नैन्सी को हीराबाई के कोठे ले जाते हैं जहां पर वो लोग नैन्सी को बेच देते हैं। यहाँ पर कमलजीत सिंह 3-4 दिन बाद वापस घर आते हैं जहां पर वो देखते हैं कि ना तो नैन्सी है और ना ही अर्जुन है। वो लोग ये देखकर बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं। वो लोग सोचते हैं कि घर में लूट मार हो गई है। वो लोग सब कुछ चेक करते हैं मगर सब कुछ अपनी जगह पर था। फिर वो लोग यही सोचते हैं कि आखिर ये लोग गए कहाँ पर हैं। खैर वो लोग पुलिस स्टेशन जाते हैं और रिपोर्ट लिखा देते हैं। अब पुलिस वाले दोनों को बड़ी ही मुस्तैदी से ढूंढने लगते हैं। कुछ दिन बाद पुलिस वालों को पता चलता है कि उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में अर्जुन छुपा बैठा है। अब पुलिस वाले वहां से उसको पकड़ते हैं और बम्बई ले आते हैं। बम्बई लाने के बाद वो लोग उसको थाने में ले जाते हैं जहां पर जमकर अर्जुन की सुताई होती है। अर्जुन अब सब कुछ कबूल देता है और सब कुछ बता देता है कि क्या क्या घटित हुआ था। जब अर्जुन सब कुछ बता देता है वो ये भी बताता है कि मुझे नहीं मालूम नैन्सी कहाँ गई, ये सब हुआ था इसलिए नैन्सी भाग गई थी और मैं भी बहुत डर गया था इसलिए मैं भी वहां से भाग गया था। खैर पुलिस वाले उसकी इन बातों की पुष्टि करते हैं जहां पर वो सही साबित होता है। अब पुलिस वाले नैन्सी की तलाश में लग जाते हैं। वो लोग नैन्सी की तलाश कर ही रहे होते हैं तो ये सब घटित होता है जब राजकुमार नैन्सी से मिलता है। तो जब वो नैन्सी से मिलता है तो उसकी जानकारी लेकर वो सीधा पुलिस स्टेशन आता है। पुलिस स्टेशन आने के बाद वो पुलिस वालों को नैन्सी की जानकारी देता है। अब पुलिस वाले जो कि स्वयं नैन्सी को ढूंढते हैं तो वो राजकुमार से पूछते हैं कि तुम्हें कैसे मालूम कि वो नैन्सी ही है। तभी राजकुमार पुलिस वालों को सारी दास्तान बताता है, जो जो उसके साथ घटित हुआ था वो सब बताता है। तो पुलिस वाले समझ जाते हैं कि वाकई में ये नैन्सी ही। अब वो लोग हीराबाई के कोठे जाते हैं। जैसे ही वो लोग हीराबाई के कोठे जाते हैं, हीराबाई जो थी वो बहुत ही ज्यादा रसूखदार थी इसलिए वो पुलिस वालों को कोठे के अंदर घुसने नहीं देती। तभी पुलिस वाले कमलजीत सिंह को फोन करते हैं, कहते हैं कि ऐसा ऐसा मसला है। अब कमलजीत सिंह स्वयं कोठे जाते हैं और हीराबाई से कहते हैं कि देखो मुझे जो तुम्हारे यहाँ लड़की है उसे वापस कर दो, नहीं तो तुम्हारी खाल तक खींच ली जाएगी। अब कोठे में जो एक दलाल था वो हीराबाई से कहता है कि देखो ये कमलजीत सिंह जी हैं, ये बम्बई के बहुत ही रसूखदार व्यक्ति हैं, उनको जो लड़की वो गुंडे बेच गए हैं इनको वापस कर दो। खैर हीराबाई समझ जाती है और वो नैन्सी को कमलजीत सिंह जी के हवाले कर देती है। अब कमलजीत सिंह उसको अपने घर ले आते हैं। वो सुजाता को बुलाते हैं। सुजाता आती है। सुजाता को देखते ही नैन्सी फपक कर रोने लगती है और सुजाता के गले लग जाती है। पूरी दास्तान पुलिस वालों को बताती है। अब पुलिस वाले भी बड़ी ही मुस्तैदी में आ जाते हैं और वो लोग दोनों गुंडों को ढूंढने लगते हैं। कुछ दिनों बाद उन्हें एक लीड मिलती है कि वो दोनों गुंडे एक चाय की दुकान में बैठकर चाय पी रहे हैं। तभी पुलिस वाले
मौके पर वहां पहुंच जाते हैं और दोनों को धर दबोचते हैं। पुलिस वाले दोनों को पुलिस स्टेशन लाते हैं, जहां पर जमकर दोनों की सुताई होती है। इतनी सुताई होती है कि दोनों लोग अपना जुर्म कबूल कर लेते हैं। वो लोग कहते हैं, जी हम ही लोगों ने नैन्सी का बलात्कार किया था और हम ही लोग उसको कोठे पर बेच के आए थे। अब दोनों की पुष्टि करने के लिए वो लोग नैन्सी को पुलिस थाने बुलाते हैं, जहां पर नैन्सी उनको देखती है और रोने लगती है। नैन्सी जैसे ही रोती है, पुलिस वाले तुरंत अपनी बेत निकालते हैं और जमकर गुंडों की सुताई करते हैं, क्योंकि पुलिस वाले समझ जाते हैं ये वही दोनों खूंखार व्यक्ति हैं जिन्होंने उसके साथ उस रात ये कृत्य किया था। नैन्सी अभी भी उस सदमे में है। अब नैन्सी की मौसी सुजाता नैन्सी को वापस नेपाल ले जाती है, मगर नैन्सी अभी भी उस सदमे से निकली नहीं है। वो बेचारी बहुत ही ज़्यादा गरीब थी और उसके साथ ये घटना हो गई है। कमलजीत सिंह, जो कि बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे, वो नैन्सी की इस घटना के बारे में कुछ कर तो नहीं सकते थे, उसको सिर्फ दिलासा दे सकते थे। इसीलिए कमलजीत सिंह एक दिन नैन्सी के घर जाते हैं और नैन्सी के पूरे घर बार को देखते हैं और बहुत ही ज़्यादा विचलित होते हैं कि वाकई में ये लोग तो बहुत ही ज़्यादा गरीब हैं। फिर वो लोग नैन्सी की मौसी सुजाता से कहते हैं कि देखिए, मैं इन लोगों के लिए कुछ करना चाहता हूँ। अगर मैं इन लोगों का पूरा भार उठा लूँ तो आप लोगों को कोई तकलीफ तो नहीं होगी। सुजाता ये बात सुनकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। वो जानती थी कि नैन्सी इस समय टूट चुकी है, जब से उसके साथ वो घटना हुई है वो बहुत ही ज़्यादा टूट चुकी है। अब सुजाता कमलजीत सिंह जी के हाथ जोड़ती है तो कहती है कि साहब, आप बहुत महान व्यक्ति हैं जो इनकी जिम्मेदारी अपने सर पे ले रहे हैं। कमलजीत सिंह, जो कि पहले से ही बहुत ज़्यादा विचलित हो चुके थे उनकी दशा देखकर, वो तुरंत उन लोगों को वहां से निकाल कर बम्बई ले आते हैं। इस समय नैन्सी का पूरा परिवार कमलजीत सिंह जी के साथ है और बहुत ही अच्छी तरह से रह रहा है और नैन्सी भी धीरे धीरे उभर रही है। उसके साथ जो घटना हो गई थी, अब वो उभर रही है। तो दोस्तों, मेरा आप लोगों को ये कहानी सुनाने का सिर्फ एक ही उद्देश्य था कि मजबूरी में व्यक्ति बदहवास हो जाता है और इसी बदहवासी में वो जाने क्या क्या कर जाता है। अंत में मैं आप लोगों से विदा लेते हुए बस यही कहना चाहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नमस्कार, जय हिंद।